हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, ठीक है, घर पर हैं, सेफ हैं। स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर से क्या कर रहे हैं, अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, उसके हमने शायद 2 लेक्चर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लास्ट लेक्चर है। इसमें इस लेक्चर में ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिकैप के साथ। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, ट्रेड रिसीवेबल्स पढ़े थे हमने। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? वो पर्सन या फर्म जो क्या करती हैं, अपने गुड्स को क्रेडिट पर क्या करती है, सेल करती हैं। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर पढ़ा था डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स को। डेटर्स कौन होते हैं? वो लोग, वो पर्सन जिसको क्या करते हैं, हम गुड्स उधार पर देते हैं। ठीक है, और बिल रिसीवेबल क्या होता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कौन प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स? सेलर प्रिपेयर करता है। तो इसलिए सेलर को क्या कहेंगे? ड्रॉअर कहेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को वो प्रिपेयर करता है। ठीक है, प्रिपेयर करने वाले को ड्रॉअर कहते हैं, और जो इसको रिसीव करेगा, ठीक है, जिसको भेजेंगे, वो कहलाएगा ड्रॉई। ठीक है, तो एक बिल्स रिसीवेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो सेलर प्रिपेयर करता है। किसके लिए? उस बायर के लिए जिसने गुड्स उधार पर ले रखा है। ठीक है, उसको भेजेगा। लेकिन वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल कब बनेगा? जब बायर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, किसके लिए? पेमेंट को देने के लिए। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ जो एग्रीड टाइम पीरियड है, उसके बाद जब बायर क्या करेगा, एग्री हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कि मैं रेडी हूँ एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद पैसे देने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा? बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। ठीक है, याद रखना कि वो बिल्स रिसीवेबल कब बनेगा? जब बायर उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो ओनली एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने टर्म पढ़ी थी ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं? इसका उल्टा रिसीवेबल्स का। बिल्स ट्रेड पेएबल वो पर्सन या वो लोग जो क्या करते हैं, उधार पर सामान खरीदते हैं। ठीक है, रिसीवेबल में जिसको सामान उधार देते हैं, पेएबल में उधार सामान खरीदते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स कौन? वो लोग जिससे हम सामान उधार पर खरीदते हैं, और बिल्स पेएबल वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर प्रिपेयर करेगा बायर के लिए। ठीक है, जब बायर उसको एक्सेप्ट कर लेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, तो वो बिल्स रिसीवेबल बनेगा फर्म के लिए, लेकिन बिल्स पेएबल बनेगा क्रेडिटर के लिए, सॉरी, बायर के लिए। ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर किया सेलर ने, वो भेजा बायर को, बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स रिसीवेबल बनता है फर्म के लिए। ठीक है, लेकिन जो बायर है उसके लिए क्या बनेगा? वो बिल्स पेएबल बनेगा। एक ही चीज़ है, बस पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गए हैं। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट होने के बाद फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जब एक्सेप्ट कर लेता है बायर उसको, किसको? बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो वो क्या बन जाता है? बिल्स पेएबल बन जाता है बायर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? वो सामान, ठीक है, या वो प्रोडक्ट जिसमें क्या करते हैं, फर्म डील करती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है और हम चेयर या टेबल खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लिए गुड्स हैं। ठीक है, लेकिन कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और वो चेयर या टेबल खरीद रही है, तो उसके लिए वो गुड्स नहीं होंगे, उसके लिए वो क्या होंगी? उसकी एसेट्स होंगी। ठीक है, जिस जिस प्रोडक्ट में फर्म डील करती है सिर्फ वही गुड्स कहलाएगा, उसके अलावा जो होगा उसकी एसेट्स कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था? कॉस्ट करी थी। कॉस्ट मतलब पूरा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा आता है, वो क्या होगा? उसकी कॉस्ट होगी। नेक्स्ट हमने किया था वाउचर। वाउचर क्या थे? हम स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था वाउचर के बारे में? वाउचर वो क्या होते हैं?
एविडेंस होते हैं। वाउचर वो एविडेंस होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो कौन प्रिपेयर करता है, अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। लाइक परचेज बिल, सेल्स बिल, पे इन स्लिप पढ़े थे हमने, वो क्या थे, वाउचर्स थे, ठीक है। और इन पर क्या होते हैं, वाउचर पर चेक की तरह, जैसे चेकबुक पर नंबर होते हैं, सीरियल नंबर, इस तरह से वाउचर पे भी क्या होते हैं, सीरियल नंबर लिखे होते हैं और जो उनको बनाएगा उसके साइन उस पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था डिस्काउंट। डिस्काउंट एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की रिडक्शन प्राइस में अगर फर्म देती है अपने कस्टमर को तो वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट हमने दो तरीके से पढ़े थे। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती, वो क्या होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है रिडक्शन की लिस्ट प्राइस पर, ठीक है। और इसकी एंट्री कहाँ नहीं होती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती। जो रिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट आता है सिर्फ वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। रिडक्शन की कोई एंट्री नहीं होती, किसके रिगार्डिंग, ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कैश डिस्काउंट किया था। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। वो अमाउंट जो हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं या रिसीव करते हैं, किसके लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए विद इन द एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। और इसकी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, ठीक है। किसके लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होते हैं, प्रोप्राइटर वो लोग होते हैं, वो पर्सन होते हैं वो जो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, बिजनेस को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं, जितने भी तरह के रिस्क हैं बिजनेस के, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, प्रोप्राइटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जहाँ भी हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, जर्नल में, लेजर में, सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो क्या कहलाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाएगा। सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब ओपन करते हैं, जब हमारे ट्रांजैक्शन, हमारा जो बिजनेस होता है वो वाइड होता है, बड़ा होता है और बिजनेस की ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल के साथ साथ हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी ओपन करते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट में क्या होगा, सारी परचेजेस होंगी। सेल्स अकाउंट में सारी सेल्स की एंट्री होगी। परचेज रिटर्न में सारी परचेजेस रिटर्न की एंट्री होगी। सेल्स रिटर्न में सारी सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी। इस तरह से अलग अलग नाम से क्या होंगे, अकाउंट्स खोले जाएंगे सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, एंटिटी। एंटिटी मतलब जो भी बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी टर्म यूज़ करेंगे वो क्या होगी, एंटिटी होगी। नेक्स्ट क्या किया था, एंट्री, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री, ठीक है, वो क्या होगी, एंट्री होगी। नेक्स्ट क्या किया था हमने, डेबिट एंड क्रेडिट किया था। डेबिट और क्रेडिट ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लेजर अकाउंट पढ़ा था। लेजर क्या होता है, जहाँ पे हम सेम टाइप की ट्रांजैक्शन को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पर, वो क्या कहलाता है, लेजर। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस में, फंक्शंस में पढ़ा है ना, कि लेजर क्या होता है, जब हम सेम टाइप के ट्रांजैक्शन को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक जगह पर रिकॉर्ड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, लेजर अकाउंट कहलाता है। फिर लेजर अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। दो जगह हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये हमने डबल एंट्री सिस्टम में भी पढ़ा था। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर हम हर एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इसके रूल जो हैं डेबिट और क्रेडिट करने के वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेबिट कहाँ पर होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी लेजर अकाउंट की वो डेबिट साइड होगी और जो राइट साइड होगी लेजर अकाउंट की वो क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा लाइव स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, हमारा रिसोर्स, ठीक है। तो लाइव स्टॉक क्या होगा, जैसे कि एनिमल, ठीक है।
जो भी बिजनेस यूज़ कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या किसी और पर्पज़ से, ठीक है, एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं हम बिज़नेस के अंदर, ठीक है, और वो हमने परचेज़ किए हैं, ख़रीदे हैं, वो हमारी एसेट है, तो वो क्या होगा, लाइव स्टॉक होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लाइव स्टॉक, ठीक है। ये थे वो टर्म्स जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। कुछ और बाकी हैं जिनको आज हम कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो आज का जो नई टर्म है, इनवॉइस और बिल, ठीक है। इनवॉइस और बिल क्या होता है? एन इनवॉइस और बिल इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स, ठीक है। कौन प्रिपेयर करेगा? सेलर। व्हेन, कब? ही सेल्स गुड्स टू बायर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब वो क्या करेगा, क्रेडिट पर गुड्स को सेल करेगा बायर को, ठीक है। सेलर प्रिपेयर करता है एक बिल या इनवॉइस जब वो बायर को गुड्स बेच रहा होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में होता है, देखा है ना आपने कि कार्बन कॉपी लगी होती है, दो जगह रिकॉर्ड करते, मतलब जब वो रिकॉर्ड कर रहा होता है तो नीचे कार्बन लगा देते हैं। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो बायर को दे देता है और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो सेलर अपने पास रखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिल और इनवॉइस में क्या होता है, इट कंटेन्स डिटेल्स, कौन कौन सी डिटेल, लाइक नेम ऑफ द बायर, बायर का नाम, डिटेल ऑफ गुड सोल्ड, कौन सा गुड बेचा गया है, रेट, किस रेट पर, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, एंड अमाउंट ऑफ सेल्स, तो कितनी वैल्यू हुई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बिल हुआ। बिल के अंदर जो भी सेल्स से रिगार्डिंग सारी डिटेल होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। और कौन प्रिपेयर करता है, सेलर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है अलाउंस। इफ सम रिडक्शन इन सेल प्राइस is given to a customer due to some minor defect in the product, it is called allowance, ठीक है। ये तो हमने डिस्काउंट में भी किया था, लेकिन डिस्काउंट में क्या किया था, डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट में लिस्ट प्राइस पर फिक्स्ड परसेंटेज होता है, और कैश डिस्काउंट में क्या किया था हमने, प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर हम रिडक्शन अलाउ करते हैं या रिसीव करते हैं तो वो कैश डिस्काउंट में आता है। अलाउंस क्या होता है, जब क्या हो, कुछ डिफेक्ट के कारण, ठीक है, जैसे क्या होता है, हम मार्केट गए, जैसे हमें साड़ी खरीदनी है या सूट खरीदना है, उस पर थोड़ा सा अगर दुपट्टे में कहीं कट होता है, लेकिन वो माइनर सा है, दिखता नहीं है, मतलब वो यूज़ हो जाएगी, वो दुपट्टा अगर दुपट्टे में डिफेक्ट है वो यूज़ हो जाएगा, कॉर्नर पे है जैसे, लेकिन हम देख लेते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, भाई तुम्हारा दुपट्टा तो, जो तुम ये वाला दुपट्टा है उसमें क्या है, डिफेक्ट है, तो जो तुम प्राइस बोल रहे हो वो प्राइस हम नहीं देंगे। तो वो क्या कहता है, चलो जी ठीक है ले जाओ, डिफेक्ट है तो 100 रुपये कम दे दो या 200 रुपये कम दे दो, तो वो क्या हुआ, अलाउंस हुआ। डिफेक्ट के कारण जो रिडक्शन हमें मिलती है अमाउंट में वो क्या कहलाती है, अलाउंस कहलाती है। इट इज़ ट्रीटेड टू सिमिलर टू डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, जैसे हम डिस्काउंट अलाउ को ट्रीट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही अलाउंस को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स हमने बहुत बार पढ़ा है। बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स वो अमाउंट होते हैं दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता फ्रॉम द डेटर, ठीक है, क्योंकि डेटर से ही हमें अपना अमाउंट कुछ लेना होता है। जब वो पे नहीं कर पाएगा, क्यों पे नहीं कर पाएगा, ड्यू टू डिस्प्यूट, झगड़ा हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, और ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर, अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए या डिस्प्यूट हो जाए दोनों पार्टीज़ के बीच में, किसी भी तरीके से, किसी भी रीज़न से, अगर डेटर से हम अपना अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते हैं तो वो अमाउंट हमारा कहाँ चला जाता है, बैड डेट्स में चला जाता है, ठीक है। आप ये 12th क्लास में भी पढ़ोगे, बैड डेट्स जब हमारा अमाउंट रिकवर नहीं होता उसके लिए हम एक फ़ंड क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है सिंकिंग फंड, ठीक है। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। दिस टर्म इज़ यूज्ड विद द रेफरेंस टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं बुक वैल्यू, क्योंकि क्या करते हैं, बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जो जिस कॉस्ट पर, जिस प्राइस पर या जिस वैल्यू पर हमने क्या किया है, फिक्स्ड एसेट को ख़रीदा है, माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ठीक है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट देयर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट, बट कब, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को कम करके।
दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स। ठीक है, जिस कॉस्ट पर हमने खरीदी माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन उस अकाउंटिंग पीरियड का। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में भी हम शायद पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हर साल हमारी जो फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, अगर कुछ रिपेयर हुआ है, उसमें कुछ टूट फूट हुई है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। इट रेफर्स टू कंटिन्यूइंग डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है, ए पर्सन और बिजनेस एंटिटी who is in a position to pay its debts in full is called a solvent। ठीक है, मतलब एक वो पर्सन या वो बिजनेस एंटिटी जो एबल है, उसकी पोजीशन अच्छी है, ठीक है, किस रिगार्डिंग, कि वो अपने जो डेट्स हैं, जो उसने जो भी उधार ले रखा है बाहर से, आउटसाइडर से उनको पे कर सकता है फुल अमाउंट के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, सोलवेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, इंसॉल्वेंट, इसका उल्टा। इफ ए पर्सन और बिजनेस एंटिटी इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेट्स इन फुल। ठीक है, या तो वो बिल्कुल ही नहीं पे कर सकता या फिर कुछ अमाउंट ही पे कर सकता है। जैसे अगर दोनों केसेस में करते हैं, अगर 1000 रुपये हमारे एक पर्सन को क्या करने हैं, मान लीजिए मुझे ही 1000 रुपये बाहर पे करने हैं, ठीक है, लेकिन मेरी पोजीशन नहीं है, ठीक है, मेरी सैलरी नहीं आई है या कुछ भी रीज़न से अगर मैं वो 1000 के 1000 ही नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहलाऊँगी, मेरी पोजीशन नहीं है, अपनी जो फुल अमाउंट मेरे पर ड्यू है उसको पे करने के लिए, तो मैं कहलाऊँगी इंसॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा केस, अगर सिर्फ भाई मेरी इतनी पोजीशन है कि 1000 में से मैं सिर्फ 500 रुपये पे कर पा रही हूँ, तो भी मैं इंसॉल्वेंट कहलाऊँगी। ठीक है, तो इफ़ ए पर्सन और बिजनेस एंटिटी इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेट्स इन फुल, ही और इट इज़ सेड टू बी इंसॉल्वेंट। वो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स है, वो चैप्टर के सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यहाँ पर हमारी सारी टर्म्स कंप्लीट होती हैं। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी टर्म्स की थी, स्टार्टिंग से याद कीजिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ी हमने, अकाउंट पढ़ा, ड्राइंग, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, ठीक है, और क्या किए, एक्सपेंसेस किए, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और स्टॉक। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स करे, ट्रेड पेबल्स करे, लाइव स्टॉक, मतलब जो भी हमने लास्ट लेक्चर में किया और जो आज किया, ये हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या है, हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा है, ए पर्सन हु ऑज मनी टू ए फर्म इज कॉल्ड ए डेटर और क्रेडिटर। जो फर्म को क्या करता है, पैसा उधार देता है, टू अ फर्म, क्या कहलाएगा, डेटर या क्रेडिटर। जो फर्म को पैसा उधार देता है, ठीक है, क्या कहलाएगा वो, क्रेडिटर। ठीक है, ए पर्सन हु ऑज मनी टू ए फर्म, जो उधार दे रहा है वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परचेजेस रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स और एसेट। परचेज हम किसका करते हैं, जिस प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, फर्म डील कर रही हैं, तो एसेट्स तो फर्म की क्या होती है, रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, परचेजेस रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स, ना कि एसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पर, ए डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम whom मनी इज टू बी रिसीव्ड और पेड। एक डेटर कौन होता है, मैंने राम को उधार माल दिया, ठीक है, उधार सेल करी, राम को क्या करना है, पैसे देने हैं।
ठीक है, राम हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि डेटर कौन पर्सन होता है जिससे हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, या जिसको हम पैसा देते हैं। तो क्या होगा, इज़ टू बी रिसीव्ड, क्योंकि डेटर से हमें क्या मिलेगा, अमाउंट रिसीव होगा। ठीक है, ना कि हम पे करेंगे हम क्रेडिटर को पे करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है डेटर की, तो डेटर से हम अमाउंट रिसीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ करंट और फिक्स्ड एसेट। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक हमने पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, जो हर साल चेंज होता रहता है। हर साल चेंज होता रहता है मतलब करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है, फिक्स्ड एसेट जिनको हम एक बार खरीद लेते हैं और जिनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि स्टॉक किस में आएगा, हमारी करंट एसेट्स में आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हर साल चेंज होती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और ओपनिंग पर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुडविल इज ए टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कौन सी थी, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो गुडविल क्या हुई, गुडविल के बारे में मैंने क्या बताया था, ये रेपुटेड पोजीशन होती है बिजनेस की, जिसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं मतलब ये कौन सी एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ए मैन्युफैक्चरर इज ए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर एक मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, मशीनरी को खरीद रहा है, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा मशीनरी का, उससे क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। और मशीनरी क्या होती है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट होती है। फिक्स्ड एसेट पर जो भी खर्चा किया जाता है वो किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, तो परचेजेस ऑफ मशीनरी फॉर ए मैन्युफैक्चरर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि मशीनरी का बेनिफिट हमें उस साल में नहीं मिलेगा, कई सालों तक मिलता रहेगा। और लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हमने क्या किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें सेम टाइम पीरियड में ही मिल जाता है। ठीक है, अगर मैंने इस अकाउंटिंग ईयर में कुछ एक्सपेंडिचर किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, तो उसका बेनिफिट हमें सेम टाइम पीरियड में ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि सैलरी हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। ठीक है, अगस्त महीने के लिए, अगस्त मंथ के लिए। ठीक है, तो अगस्त मंथ इस अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, अगस्त में प्रोडक्शन भी तो करेंगे। कौन, एम्प्लॉयज़, जिनको हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, लेकिन उनसे एम्प्लॉयज़ से जो हमें प्रोडक्शन मिला, प्रोडक्शन से जो हमने सेल करी, सेल से हमें जो बेनिफिट मिला, मतलब सेम अकाउंटिंग ईयर में हमें बेनिफिट मिला ना, तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पर मशीनरी की बात हो रही है, तो मशीनरी हमने एक बार खरीदी, उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और गुड्स इज ए रेवेन्यू। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेवेन्यू किससे जनरेट होता है, फिक्स्ड एसेट को सेल करके, या वो प्रोडक्ट जिन पर फर्म डील कर रही हैं, किनमें, जिनमें फर्म डील कर रही है। अगर वो फिक्स एसेट को बेचकर रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, तो वो किस में आएगा, या तो उससे गेन होगा या लॉस होगा। ठीक है, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स इज़ ए रेवेन्यू। गुड्स बेचकर जो अमाउंट हमें रिसीव होता है वो रेवेन्यू कहलाता है। और कौन से गुड्स, जिनमें क्या कर रही है, फर्म डील कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का ज़्यादा होना हमारे खर्चों से, वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय इज़ ए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर एक एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, अभी ऊपर मैंने यही एग्जांपल लिया था, तो वो किस में आएगा स्टूडेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि सैलरी जो एक एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें सेम टाइम पीरियड में रिसीव हो जाएगा। जब हमें बेनिफिट सेम टाइम पीरियड में रिसीव हो जाता है, वो एक्सपेंडिचर कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है इन लायबिलिटी टू पे अराइजेस फ्रॉम कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन।
हम लायबल कब बनते हैं? जब हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं या क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं? जब हम क्या करते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। जब हमने कैश ट्रांजैक्शन कर दी तो हमारे पास तो किसी का उधार है ही नहीं, ठीक है। लायबल हम किसी को हम अमाउंट कब देंगे? कब देंगे? जब हमारे पास किसी का उधार होगा, ठीक है। उधार किस केस में होगा? जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हैवी एडवर्टीजमेंट इनकर्ड फॉर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट इज अ रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कौन सा होगा ये? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हम एक बार कर रहे हैं, उसका बेनिफिट कम से कम 4 या 5 साल तक तो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी। प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी है? लायबिलिटी में हमने पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो खुद की मतलब प्रोप्राइटर की, और हमने वहाँ पर एग्जाम्पल भी किया था कि कैपिटल कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज ए गेन और इनकम, ठीक है। गेन और इनकम के बारे में आपने पढ़ा है। गेन कब होता है? गेन का नेचर क्या होता है? नॉन रिकरिंग। और गेन कब होगा? जब क्या होगा? जब हम अपनी एसेट को बेचकर जो कुछ प्रॉफिट कमाएंगे वो गेन में आएगा, ठीक है। इनकम क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? इनकम। नेक्स्ट है ए बिल ऑफ एक्सचेंज accepted by a buyer of goods is called bills payable और bills receivable, ठीक है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज जब एक बायर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बायर के लिए क्या है? बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है स्टूडेंट्स? बिल्स पेबल होता है एक बायर के लिए, ठीक है। लेकिन फर्म के लिए वो क्या होता है? मतलब सेलर के लिए वो क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर बायर के लिए बाय ए बायर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बिल्स पेबल। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एट ए फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट पर, ठीक है, लिस्ट प्राइस पर जब हम फिक्स्ड परसेंटेज से कुछ अमाउंट डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है वो? ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, और यहाँ पर जो हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो टर्म्स है, वो टॉपिक्स है जो आपको जब आप एंट्री करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में तब यूज़ होंगे, तो तब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, अभी जो हमने पढ़ा है वो साथ साथ रिवाइज करते चलिए, ठीक है। तो हमारे 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं अकाउंट्स के, एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और दूसरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स घर पर रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू।